Good evening, students. Welcome you all on the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट 15 मिनट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो उसी सीरीज़ का ये जो है नेक्स्ट लेक्चर है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलें। अपने आसपास वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ को बांटिए। ठीक है, हेल्प अस स्प्रेड द वर्ड। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो है इंडिया होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो 17 अगस्त को इंडिया में ग्लोबल साउथ समिट का थर्ड एडिशन जो है वो होल्ड किया जाएगा। इट इज़ अ वर्चुअल इवेंट। इट विल बी लेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी। एंड मेजर ग्लोबल इश्यूज जो है जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स, डेवलपमेंटल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज, इन सबको डिस्कस किया जाएगा। क्या क्या इनिशिएटिव्स इस ग्लोबल साउथ समिट में अनाउंस हो चुके हैं वो ये हैं। पहला है ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जिसको दक्षिण का नाम दिया गया है। ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, कोऑपरेशन इन द हेल्थ सेक्टर, ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमैट्स फोरम। ग्लोबल साउथ की अगर बात की जाए तो मैंने पहले भी एक करंट अफेयर के लेक्चर में बताया था दैट ऑल योर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द ग्लोबल साउथ। एनी कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में नहीं आती है उसको ग्लोबल साउथ माना जाता है, और इसी का ऑपोजिट है ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ बोले तो एनी कंट्री विच इज़ डेवलप्ड। तो पहला समिट जो है वो जनवरी 2023 में हुआ था, जिसका जो थीम था वो था यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। दूसरा समिट जो है वो नवंबर 2023 में हुआ था, जिसका थीम था टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़। सेकेंड न्यूज़ जो है वो ये है कि मद्रास हाई कोर्ट ने सेक्शन 77A जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। ये जो सेक्शन 77A है ये 2022 में एक स्टेट अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स को जो है बहुत ज़्यादा आर्बिट्ररी पावर दे दी गई थी कि वो किसी भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल कर सकते हैं अगर वहाँ पे एक्यूजेशन भी थी कि फ्रॉड हुआ है या फॉर्जरी हुई है उन डॉक्यूमेंट्स की। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट का मेन पर्पस क्या है कि हम प्रॉपर्टी का जो है एक्यूरेट पब्लिक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें। एंड कोर्ट ने ये बोला कि जस्ट रजिस्टरिंग अ डॉक्यूमेंट डज नॉट सेटल द प्रॉपर्टी टाइटल। जस्ट एक रजिस्ट्री करने से जो है वो प्रॉपर्टी टाइटल इश्यूज जो है वो सेटल नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको एक डिटेल लीगल रिव्यू की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जब हम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स को इतनी ज़्यादा पावर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, और ये चीज़ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सेक्शन 77A ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। नेक्स्ट न्यूज़, CAR टी सेल थेरेपी। CAR टी सेल थेरेपी जो है एक नई तरह की इम्यूनोथेरेपी है, जहाँ पे हम पेशेंट के इम्यून सिस्टम को ही इस्तेमाल करके जो है कुछ सर्टन टाइप ऑफ ब्लड कैंसर जो है, स्पेशली जो आपका ल्यूकेमिया है और आपका जो लिम्फोमा है, उसको फाइट करने की बात करते हैं। बेसिकली टी सेल्स क्या होते हैं? टी सेल्स आपके ऐसे सेल्स हैं आपकी बॉडी में जो जिनके पास मेमोरी होती है, जो याद रखते हैं, और स्पेसिफिक इन्वेडर्स जब उनको बॉडी में दिखाई देते हैं उन पर अटैक करते हैं। तो इस CAR टी सेल थेरेपी में क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है साइंटिस्ट जो है इन टी सेल्स में जो है चेंज लाएंगे। क्या चेंज लाएंगे? इनमें सर्टन रिसेप्टर्स ऐड कर देंगे, सर्टन केमिकल्स ऐड कर देंगे, जिसका नाम होगा काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स। और ये जो CARs हैं ये इन टी सेल्स को रिकग्निशन में हेल्प करेंगे कि हाँ यही वो सेल है जिससे कैंसर होता है। वो रिकग्नाइज करेंगे, उन कैंसर सेल से स्टिक करेंगे, और वो जो टी सेल जब उस कैंसर सेल के साथ, ये कैंसर सेल है, इसके साथ आकर ये CAR टी सेल जो स्टिक करेगा और फिर ये क्या करेगा, इस कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करेगा ज़्यादा इफेक्टिवली। तो दिस इज़ अबाउट CAR टी सेल थेरेपी। कैबिनेट ने जो है 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स जो है वो अप्रूव करे हैं, ऑलमोस्ट एट अ बजट ऑफ 50,000 करोड़। आगरा से मेरठ, आगरा टू ग्वालियर कॉरिडोर है, उसमें थरर टू अहमदाबाद कॉरिडोर है, गुवाहाटी बाईपास है, अयोध्या की रिंग रोड है। कुछ कल्चरल रीजंस की वजह से है, कुछ जो है फ्रेट ट्रांसपोर्ट को जो है इम्प्रूव करने के लिए, कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए है, राइट।
तो 8 हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स टोटलिंग 936 किलोमीटर्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA, यहाँ पे लिखा नहीं है, CCEA जो है उन्होंने अप्रूव करे हैं। उनमें से 4 कौन से हैं, ये हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। Saturn ejects comet A117 UUD into interstellar space। तो ये जो कॉमेट है A117 UUD, इसको एटलस ने जो है डिस्कवर करा था अपने जून 14, 2024 को। रिसर्चर्स जो है इसका पाथ स्टडी कर रहे थे सन के अराउंड, कि इस कॉमेट का क्या पाथ रहता है सन के अराउंड। एंड उसी दौरान इस कॉमेट का जो है इनकाउंटर हुआ था सैटर्न के साथ, और इस प्लैनेट की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से, उसका जो गुरुत्वाकर्षण था वो इतना ज़्यादा था कि कॉमेट का पाथ जो है वो बदल गया। और पाथ बदलने से क्या हुआ, एक बहुत ही इलोंगेटेड ऑर्बिट में वो चला गया। पहले वो अगर ऐसे घूम रहा था, अब वो ऐसे घूमना स्टार्ट हो गया, राइट। और इवेंचुअली क्या हुआ, ये सोलर सिस्टम से इजेक्ट हो गया एट अ स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 10,800 किलोमीटर्स पर आवर। और ये आपकी स्पेस साइंस की हिस्ट्री में जो है दूसरी बार ऐसा हुआ है कि साइंटिस्ट ने ऐसा कोई इवेंट डॉक्यूमेंट करा है जहाँ पर एक कॉमेट जो है एक प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से सोलर सिस्टम से बाहर चला गया है। पहली बार जो है ये देखा गया था जुपिटर और कॉमेट C1980 E1, जिसका नाम बावेल भी था, उसके केस में, जो कि 1980 में ये इजेक्शन देखा गया था। तो अगर सैटर्न की बात करें तो सैटर्न अगेन एक गैशियस जाइंट है। इसका जो लार्जेस्ट मून है वो टाइटन है, विच इज़ एज बिग एज मर्क्यूरी, जो प्लैनेट आपका मर्क्यूरी है। एंड अगर आपको पता हो, सैटर्न के इर्द गिर्द जो है रॉक के और आइस के रिंग्स बने रहते हैं। तो सैटर्न को अगर आप देखेंगे तो ऐसा दिखता है। तो ये जो रिंग्स हैं ये आइस और रॉक के हैं। एंड सैटर्न थोड़ा सा ऑरेंजिश नज़र आता है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में अमोनिया प्रेजेंट है। तो ये कुछ स्टैटिक पोर्शन है सैटर्न के बारे में जो आपको याद रखना है। ओके, डॉपलर रेडार टू बी इंस्टॉल्ड इन लाहौल स्पीति फॉर वेदर फोरकास्टिंग। एंड आई थिंक मैंने जो है ये न्यूज़ ऊपर नीचे कर दी है, राइट। सो दिस इज़ नॉट अबाउट डॉपलर रेडार, आई एम रियली सॉरी। ये तो है ही है न्यूज़ कि लाहौल स्पीति में वेदर फोरकास्टिंग के लिए एक डॉपलर रेडार लगाया जाएगा। बट ये जो न्यूज़ है, दिस इज़ दैट आपका लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक जो हैं वो इंडिया के यंगेस्ट ओलंपिक बॉक्सिंग रेफरी बने हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। ही इज़ करेंटली सर्विंग एज अ जॉइंट सेक्रेटरी एट द सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। एंड इन्होंने एग्जाम्प्लीफाई किया है प्रैक्टिसेस को, एथिकल वैल्यूज़ को। तो इस वजह से ही हैज़ बिकम द यंगेस्ट ओलंपिक बॉक्सिंग रेफरी, लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक। एंड सूबेदार नीरज चोपड़ा, हु इज़ द इंटरनेशनली रिनाउंड जैवलिन थ्रोअर, पिछले ओलंपिक्स में जो है ये गोल्ड मेडल लाए थे। तो इन्होंने 22 मेल एथलीट्स जो पेरिस ओलंपिक्स में गए हैं उनको लीड कर रहे हैं। तो ये अलग न्यूज़ है, ये अलग न्यूज़ है। आई एम सॉरी फॉर दिस मिक्सअप, ठीक है, विल नॉट हैपन अगेन, रियली सॉरी। एरोस्मिथ, एरोस्मिथ नहीं है, एरोस्मिथ अनाउंसेस अर्ली रिटायरमेंट फ्रॉम टूरिंग। तो एक रॉक बैंड है एरोस्मिथ के नाम से, और उनका जो है एक टूर चल रहा था, पीस आउट द फेयरवेल। तो उनके जो लीड सिंगर है स्टीव टाइलर, उनको वोकल इंजरी हो गई, जिसकी वजह से वो इस टूर से अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये 1970 से एक्टिव रहे हैं। एंड दिस टूर वॉज इनिशली प्लान टू एंड इन 2025, लेकिन प्री मेच्योर एंडिंग हो रही है। एंड इसी के साथ रॉक म्यूजिक में एक एरा जो है वो एंड होता आ रहा है। A record of 7.28 crore income tax returns have been filed for 2024-25 by July 31st। तो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज़ है कि भाई ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है फाइल हुई हैं 2024-25 के फाइनेंशियल्स के लिए, विच हैज़ मार्क्ड एन इंक्रीज ऑफ 7.5% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, राइट। तो of this total, 5.27 were under the new tax regime and 2.10 were under the old tax regime, with 72% of the taxpayers choosing the new tax regime. ठीक है, so let's move on to the next news. India ranks 39th in Travel and Tourism Development Index 2024.
तो इंडिया जो है 39th रैंक मिला है आउट ऑफ 119 कंट्रीज ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स में, बाय द ग्लोबल जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा। एंड UNWTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, उन्होंने बताया है, वो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है सॉरी, उनके बैरोमीटर बताता है कि इंडिया में जो है 14.3 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स हुए थे 2022 में, capturing 1.47% of the global market and 15.66% in Asia and the Pacific. तो फर्स्ट रैंक यूएस को मिला है, सेकंड स्पेन को मिला है, थर्ड जापान को मिला है, फोर्थ फ्रांस को मिला है और फिफ्थ ऑस्ट्रेलिया को मिला है। एंड जो ऊपर गड़बड़ हुई थी उसका ये है, वो यहाँ पर आना था, एंड ये पुरानी न्यूज़ है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो दैट वाज द गड़बड़ जो हुई है। सो लेट लीव दिस असाइड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। हेजबुल्ला क्या है? हेजबुल्ला एक शियाइट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है एंड इट इज़ ऑल्सो बीन डीम्ड एज अ मिलिटेंट ग्रुप जो कि लेबनन में बेस्ड है। 1975 में जब लेबनीज़ रेवोल्यूशन आया था, जिसको अरब स्प्रिंग का भी जो पार्ट माना गया था, तो वहाँ पे हिजबुल्ला काफ़ी एक्टिव रहे थे। इट इज़ एन एक्सटेंसिव सिक्योरिटी ऑपरेटर्स इनके पास है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सर्विसेज नेटवर्क है। एंड 15 ईयर लेबनीज सिविल वॉर के दौरान ये जो है इसकी ओरिजिन हुआ था। ईरान इसको बैक करता है, अगर आपको पता हो ईरान एक प्राइमरीली शिया कंट्री है, ठीक है, एंड इज़ ड्रिवन बाय इट्स ऑपोजिशन टू इजराइल एंड इट्स रेजिस्टेंस टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन द मिडिल ईस्ट। तो ये एक आपका आप कह सकते हैं एक कॉन्जर्वेशनिस्ट ग्रुप है, राइट, हेजबुल्ला। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना रिजाइंस एंडिंग 15 ईयर्स इन पावर। रिसेंटली बांग्लादेश में एक नया रिजर्वेशन लॉ आया जहाँ पे कहा गया कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा सिस्टम बनाया जाएगा जहाँ पर उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, स्पेशली वो जो 1971 में बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट देखने को मिला एंड द गवर्नमेंट केम डाउन हेविली, स्पेशली जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने अपना सिविल जो है कर्फ्यू टाइप कंडीशंस जो लगा दी, इंटरनेट बैन कर दिया, कर्फ्यूज लगा दिए और मीटिंग्स वगैरह बैन कर दी, ठीक है। तो इस चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट देखने को मिला और इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी इस कोटा ऑर्डर को डिसमिस करने की बात करी थी, लेकिन फिर भी सरकार ने जो है ज़बरदस्ती इसको लागू करने की कोशिश करी और जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स थे उनको ट्रेटर्स का नाम दिया गया। तो इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट देखने को मिला और इस अनरेस्ट के चलते शेख हसीना जी ने जो है रिज़ाइन कर दिया है एंड शी हैज़ फ्लेड द कंट्री, राइट, 15 साल पावर में रहने के बाद। नेक्स्ट न्यूज़, सेलिब्रेशन ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024, इंडिया रिलीजेस कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स। तो 5 अगस्त आज ही के दिन 12 बजे जो है रंग भवन ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली में जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कुछ कमेमोरेटिव स्टैम्प्स जो है रिलीज़ करने वाला है, जहां पर स्पोर्ट्समैनशिप, इंटरनेशनल यूनिटी और इंडियाज़ इंथुजियास्टिक सपोर्ट फॉर द ओलंपिक मूवमेंट को सेलिब्रेट किया जाएगा। एंड दे आर ये जो स्टैम्प्स निकाली जा रही हैं, दे एक्सपेक्टेड टू फीचर आइकॉनिक ओलंपिक सिम्बल्स, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेरियस ओलंपिक स्पोर्ट्स, एलिमेंट्स दैट शोकेस द होस्ट सिटी पेरिस। तो इसी तरह से जो है पेरिस ओलंपिक्स को और ओलंपिक्स के स्पिरिट को एज सच जो सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया में। जैनेट यांग री इलेक्टेड फिल्म अकेडमीज प्रेसिडेंट। तो जैनेट यांग जो है वो एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं एंड तीसरे टर्म के लिए शी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस। एंड उनकी इलेक्शन के साथ साथ काफ़ी सारे नए बोर्ड मेंबर्स और ऑफिसर्स भी आए हैं। अगर यांग जी के एक्सपीरियंस के बारे में बात की जाए तो वो प्रोड्यूसर्स ब्रांच का मेंबर हैं सिंस 2002। उनके नोटेबल वर्क्स जो हैं जिन मूवीज़ में उन्होंने प्रोड्यूसर का काम करा है वो है साउथ सेंट्रल, द जॉय लक क्लब, द पीपल वर्सेस लैरी फ्लिंट, ओवर द मून विच वाज ऑल्सो ऑस्कर नॉमिनेटेड। अवार्ड्स की बात की जाए तो HBO में उनका एक आया था इंडिक्टमेंट द मैकमार्टिन ट्रायल, तो उनको एमी मिला था उस चीज़ के लिए, राइट। सो दिस इज अबाउट जैनेट यांग हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज फिल्म अकेडमीज प्रेसिडेंट। Noah Lyles wins US men's 100-meter Olympic gold in 20 years. तो अमेरिकन स्प्रिंटर है नोआ लाइल्स, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2024 पेरिस ओलंपिक्स में। लास्ट टाइम यूएस ने इस 100 मीटर रेस में जो गोल्ड मेडल जीता था वो था 2004 में। अब आप ये बताएंगे किसने जीता था ये मेडल? कम ऑन, कमेंट सेक्शन में बताइए 2004 में यूएस से गोल्ड मेडल किसने जीता था, राइट। एंड
मतलब बहुत ही क्लोज ये एक रेस थी जहां पर लाइल्स जो हैं जस्ट 0.005 सेकंड से जीते थे एंड ही डिफीटेड जमेकास की शेन थॉम्पसन, राइट. So that is all about this. President Draupadi Murmu, she's on a 6-day visit to Fiji, New Zealand and Timor Leste. फीजी में उनको इनवाइट किया गया बाय द प्रेसिडेंट विलियम माइवेली काटोनिवरे. एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी? बायलेटरल मीटिंग्स रहेंगी प्रेसिडेंट के साथ भी और प्राइम मिनिस्टर के साथ भी. और एंगेजमेंट क्या रहेगा? फीजियन पार्लियामेंट में एड्रेस देंगी एंड इंडियन ओरिजिन के जो मेंबर्स हैं जो फीजी में रहते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेंगी. न्यूजीलैंड की बात की जाए तो जो गवर्नर जनरल है सिंडी कीरो, उन्होंने इनविटेशन दिया था. सिग्निफिकेंस, फर्स्ट प्रेसिडेंशियल विजिट फ्रॉम इंडिया टू न्यूजीलैंड इन 8 years. एक्टिविटीज़ अगेन बायलेटरल मीटिंग्स रहेंगी गवर्नर जनरल के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ. एंड इवेंट्स क्या रहेंगे? गवर्नर जनरल कीरो विल होस्ट अ बैंक्वेट इन ऑनर ऑफ प्रेसिडेंट मुर्मू. एंड टिमोर लेस्टे में अगेन बायलेटरल मीटिंग्स रहेंगी प्रेसिडेंट होटा के साथ और इंडियन कम्युनिटी के साथ जो है इंटरेक्शंस रहेंगी. तो यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नर जनरल्स ये सब को याद रखना है, ठीक है. प्रेसिडेंट मुर्मू 6 day विजिट के लिए जा रही, दैट इज़ नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस क्या है? फीजी के प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, डेप्यूटी प्राइम. बहुत बार ये सवाल पूछे जाते हैं. दैट इज़ पार्ट ऑफ योर स्टैटिक जीके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है. नेक्स्ट, विरासत. 10th नेशनल हैंडलूम डे बिगिंस एट हैंडलूम हाट न्यू दिल्ली. तो ये एक फोर्टनाइट लॉन्ग 15 दिन की एक आपकी एग्जीबिशन रहती है जो कि हैंडलूम्स को डेडिकेट की गई है. जनपद में हैंडलूम हाट है तो वहाँ पर ये 3 अगस्त से स्टार्ट कर दी गई है. नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस हैंडलूम एक्सपो को एंड इट इज़ अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पहला हैंडलूम डे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही ऑर्गेनाइज करवाया था 2015 में एंड चेन्नई में हुआ था. यहाँ पे हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी जो है उनको ऑनर किया जाता है और उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री में उसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है, राइट. Star shooter Manu Bhakur said to be India's flag bearer in closing ceremony. So Manu Bhakur, who has won 2 bronze medals in Paris Olympics 2024, she just missed her 3rd bronze by a very short margin in the 25-meter rifle, women's rifle event. वहाँ पे वो 4th place हुई हैं, बहुत ही शॉर्ट मार्जिन से जो है शी लॉस्ट दैट. तो शी वो जो है विमेंस कंटिजेंट को जो है लीड करेंगी एंड मेंस को कौन लीड करेगा, मेंस का फ्लैग बेरर कौन होगा वो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है क्लोजिंग सेरेमनी में. और बिफोर हर नॉर्मन प्रिचर्ड 1900 में ही वॉज द ओनली पर्सन टू हैव अचीव मल्टीपल ओलंपिक्स इन अ सिंगल मल्टीपल मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक्स. वो अगेन 1900 में पेरिस में जो हुआ था वहाँ पर उन्होंने जीता था. बट दिस वॉज व्हेन इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी. शी इज़ द फर्स्ट इंडियन फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू हैव अचीव दिस फीट. इनका जो ट्रायो का जो सपना था इस बार अधूरा रह गया बट अगेन शी विल रिडीम हर सेल्फ नेक्स्ट टाइम, राइट. ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे. आई होप यू एंजॉयड द क्लास. कोई भी डाउट होता है आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए एंड वी विल ट्राई गेटिंग बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. बाकी इंक्वायरीज़ के लिए यू कैन वॉक इन नीचे दिए गए एड्रेस पर और यू कैन कॉल अस एट द गिवन नंबर. I'll see you all tomorrow. Till then, have a good evening, happy studying, happy learning, and take care. Bye. Good night.